लेट्स कंटिन्यू। अब हमने सारा निकाल लिया, बस कॉन्ट्रालेटरल साइड केन का जॉइंट कंप्रेशन निकालना रह रहा है। यहाँ पे चेंज क्या करना है, ये चेंज करना है बस, ये और ये, ठीक है। जो केन है वो पेल्विस पे तो अटैच ही नहीं हो रखा था, केन पेल्विस पे अटैच नहीं था, तो केन टॉर्क कैसे लगाएगा हिप जॉइंट में? केन टॉर्क लगा ही नहीं पाएगा हिप जॉइंट में। अब केन था बाहर, हिप जॉइंट से बाहर, तो अगर अब हमने कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ा है तो केन जो फोर्स जमीन में ट्रांसमिट कर रहा था वो तो इतना ही करेगा ना जितना इप्सिलेटरल साइड कर रहा था। मतलब हमने देखा था कि 15% हम फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं केन से, तो वो 15% हम इधर से दोनों तरफ से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अब जो बॉडी वेट होगा वो 15% कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केन 15% कम कर दे रहा है। तो एफ बी डब्ल्यू इतना ही होगा जितना इप्सिलेटरल साइड केन पकड़ने में था, क्योंकि 15% माइनस करना है हमको। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी जो हमने बाद में लिखी थी 0.68, ये एफ बी डब्ल्यू होगा हमारे पास, ठीक है। तो जो पहले हमारे पास चीजें गिवन है हम वो लिख देते हैं, उसके बाद जो फोर्सेज और ऐड होंगे उनको लिखते हैं। तो अब अबडक्टर को बैलेंस करना है बॉडी वेट को, और बॉडी वेट कम हो गया है केन की वजह से, वो हम लिख देते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू ए बी विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू बॉडी वेट, ठीक है। ये दोनों हमारे पास गिवन है अभी। पर अब जब हम कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ते हैं तो इस साइड की ट्रंक मसल भी एक्टिवेट होती है। इधर मेरे हिप में लगी है, इस साइड मैंने केन पकड़ा है, तो इस साइड की ट्रंक मसल भी एक्टिव होती है। तो कौन सी मसल एक्टिव होती है? जब हम केन पकड़ते हैं तो हम फोर्स नीचे ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम अपने स्कैपुला को डिप्रेस कर रहे हैं, और हमारी स्कैपुलर डिप्रेसर है लैटिस्मस डॉर्साई। तो लैटिस्मस डॉर्साई को हम क्रच वॉकिंग मसल भी बोलते हैं, क्योंकि क्रच में हम नीचे प्रेस करके चलते हैं शोल्डर को, तो क्रच वॉकिंग मसल भी बोलते हैं लैटिस्मस डॉर्साई को। तो मैंने शुरू में वो जो सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी तब मैंने बताया था कि ये केन ट्रांसमिट कैसे कर रहा है इस फोर्स को हमारे बॉडी वेट में। तो अभी जो एक केन ट्रांसमिट कर रहा है अपने फोर्स को बॉडी वेट में, उस लैटिस्मस डॉर्साई के थ्रू कर रहा है। मैंने केन को नीचे दबाया तो मेरी लैटिस्मस डॉर्साई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ से। तो जितना फोर्स केन मुझे हेल्प कर रहा है ऊपर को, उतने ही फोर्स से लैटिस्मस डॉर्साई पुल कर रही है ऊपर को। केन को हमें केन से नीचे प्रेशर मारना है 15% ऑफ बॉडी वेट, हमने केन पे वजन डाला 15% बॉडी वेट। वजन डालने से क्या हुआ, अब वो वजन कैसे डलेगा? इसको डिप्रेस करके डलेगा। डिप्रेस करके कैसे डलेगा? जब लैटिस्मस डॉर्साई कॉन्ट्रैक्ट होएगी। लैटिस्मस डॉर्साई अटैच होती है ऊपर से आके यहाँ पे अपने इलियक क्रेस्ट पे, ठीक है। ये लैटिस्मस डॉर्साई के फाइबर्स है, तो लैटिस्मस डॉर्साई ऊपर पुल करेगी, ठीक है। लैटिस्मस डॉर्साई, इसको लिख देते हैं एफ ड्यू टू लैट्स। लैटिस्मस डॉर्साई ऊपर पुल करेगी क्योंकि केन से हमको नीचे प्रेशर डालना है कुछ, तो उसको प्रेशर डालने के लिए मसल को एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो लैटिस्मस डॉर्साई अटैच है इलियक क्रेस्ट पे और वो इसको ऊपर उठा रही है। तो अब जो हमने ये टॉर्क में एफ बी डब्ल्यू लिखा है, इसमें इस लैटिस्मस डॉर्साई का पुल भी आएगा। अब लैटिस्मस डॉर्साई का पुल हम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये लैटिस्मस डॉर्साई का पुल है एफ एल। लैटिस्मस डॉर्साई का पुल बिल्कुल इस हिप जॉइंट के ऊपर लग रहा है, तो हमने ये एफ एल यहाँ पे बना दिया है। तो एफ एल क्या कर रहा है, मेरे हिप जॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। मेरे अबडक्टर्स भी यही कर रहे थे। जब मैं एक पैर पे खड़ा हूं तो मेरे जो अबडक्टर हैं वो इसको गिरने से रोक रहे थे, और अब मेरे जो लैटिस्मस डॉर्साई है वो भी पेल्विस को ऊपर उठा रहा है, वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे। ये अबडक्टर को हेल्प कर रहा है एक तरीके से, तो ये भी बॉडी वेट में अब कुछ टॉर्क को कम करेगा। अब तो हम इसमें माइनस कर देंगे लैटिस्मस डॉर्साई की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू लैटिस्मस डॉर्साई। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ टॉर्क ड्यू टू ए बी हमें पता है कितना है, एफ ए बी इंटू में डिस्टेंस है उसका एक्स। एफ बी डब्ल्यू हमें पता है कितना आया था हमारे पास 0.68 इंटू में उसका जो वो है डिस्टेंस है 2x माइनस टॉर्क ड्यू टू एल। तो लैटिस्मस डॉर्साई मैंने बोला कि कितना फोर्स लगाएगी, जितना केन से हम नीचे वजन डाल रहे हैं उतना ही लैटिस्मस डॉर्साई फोर्स लगाएगी शोल्डर को डिप्रेस करने में। तो लैटिस्मस डॉर्साई का फोर्स होगा 15% ऑफ बॉडी वेट, जो कि केन का फोर्स था, इनटू में डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस इतना ही होगा जितना हिप जॉइंट का डिस्टेंस इससे था,
तो ये डिस्टेंस अगर 2x हम मान रहे थे तो ये डिस्टेंस भी 2x होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हिप जॉइंट के सेंटर तक आ रहा है। तो ये यहाँ पे आ गया 4x, 2x यहाँ, 2x यहाँ, जॉइंट से लेकर डिस्टेंस देखना है हमको, x काट देते हैं हम। उसके बाद ये आ गया एफ ए बी विल बी इक्वल टू 0 पॉइंट, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.36 और टाइम्स बॉडी वेट माइनस 4, इस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 60/100। अब ये इसमें माइनस कर देते हैं, एफ ए बी विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 0.6, इसमें से माइनस करना है तो इट विल कम 0.76 टाइम्स बॉडी वेट। ठीक है, 0.76 टाइम्स बॉडी वेट। अब अबडक्टर की एक्टिविटी यूनिलेटरल स्टांस से ऑलमोस्ट 40 to 50% कम हो चुकी है, जो उस रिसर्च में था कि जब हम यूनिलेटरल स्टांस में चलते हैं तो ग्लूट मीडियस कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ के तो ग्लूट मीडियस की एक्टिविटी 45% रहती है। तो अब हमारे पास वो वैल्यू आई है, क्योंकि जब हम यूनिलेटरल स्टांस में बिना केन के खड़े थे तो अबडक्टर का फोर्स लग रहा था 10/6, 10/6 होता है, ऑलमोस्ट 1.6 के आसपास होता है। ठीक है, और ये उसका हाफ आया है। तो अब हम जॉइंट कंप्रेशन में निकाल लेते हैं, हमारे पास एफ ए बी आ चुका है, तो जॉइंट कंप्रेशन होगा बॉडी वेट का जो फोर्स लग रहा था 0.688 प्लस अबडक्टर का जो फोर्स आया हमारे पास 0.76 टाइम्स बॉडी वेट, तो ये हो गया हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 1.45 आ गया हमारे पास है टाइम्स बॉडी वेट, जबकि यहाँ पे कितना था 2 टाइम्स बॉडी वेट। अब हमने जो एग्जांपल लिया था 60 kg का, वो यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो 1.45 को अगर हम 60 में मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 87 kg हमारे पास आ गया वेट। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ के चलता है तो 87 kg का कंप्रेशन लगेगा जब वो यूनिलेटरल स्टांस में पहुंचेगा गेट फेज में कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ के। तो ये इनमें से सबसे कम है 87 kg। ये और कम हो सकता था, हमने ये इतना ही लीन करवाया कि ये एक्स डिस्टेंस इधर गया, अगर ये जितना ज्यादा लीन करेगा उतना ज्यादा हिप के पास आएगा, ये और उतना ज्यादा कम होएगा। लेकिन अभी इनमें हमें दोनों में लीन नहीं करना पड़ रहा। इसमें था 120 kg इप्सिलेटरल में, इसमें है 87 kg, इसमें है 150 kg। ये वेरिएबल हो सकता है इसलिए हम इसको नहीं देख रहे। तो 150 kg से बढ़िया है 120 kg, लेकिन उससे भी बढ़िया है 87 kg। तो 87 kg का कंप्रेशन हमारे जॉइंट में लगेगा, कंप्रेशन कम लगेगा, पेशेंट को पेन कम होएगा, इसलिए हम कॉन्ट्रालेटरल साइड केन प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को। हमने ये जो भी किया सारा हिप जॉइंट का किया। तो आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम सिर्फ हिप पैथोलॉजीज के लिए थोड़ी केन लेते हैं, हम नी के लिए भी लेते हैं केन। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या नी में लिगामेंट इंजरीज हो सकती हैं, उसके लिए भी हम केन लेते हैं। तो हमने नी को तो कहीं पे देखा ही नहीं इसमें। तो स्टडीज के अकॉर्डिंग नी में जो केन का इफेक्ट है इप्सिलेटरल या कॉन्ट्रालेटरल साइड पकड़ने का, वो इतना डिफरेंस नहीं है उनमें। मतलब कुछ स्टडीज बोलेगी कि इप्सिलेटरल साइड पकड़ना चाहिए, कुछ स्टडीज बोलेगी कॉन्ट्रालेटरल साइड पकड़ना चाहिए। मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं है कि कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ने से बहुत ज्यादा जॉइंट कंप्रेशन कम होगा या इप्सिलेटरल साइड केन पकड़ने से बहुत ज्यादा जॉइंट कंप्रेशन कम होगा। दोनों तरफ स्टडीज है। और अगर हम कॉन्ट्रालेटरल साइड केन पकड़ते हैं नी में, तो नी में जो मीडियल साइड हमारी हैमस्ट्रिंग है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इप्सिलेटरल। पर इप्सिलेटरल साइड केन पकड़ने में भी कुछ मसल्स की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए नी में कोई डिफरेंस नहीं है कि तुम इप्सिलेटरल साइड पकड़ो या कॉन्ट्रालेटरल साइड पकड़ो। पर से इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। जैसे हम 2 कंडीशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जेनोवेरम और जेनोवेल्गम। ठीक है, तो नी की डिफॉर्मिटीज हैं, तो इसमें भी केन एक में कॉन्ट्रालेटरल साइड पकड़ना अच्छा होगा और एक में इप्सिलेटरल साइड पकड़ना अच्छा होगा, इसलिए नी हमने नहीं लिया है। अब लेक्चर खत्म करने से पहले एक बोनस टिप और दे देता हूँ, ये आप बताओगे। आपने ये सारा देख लिया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि एक हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, राइट हिप इफेक्टेड है, सेम जैसे इसमें था। तो आप उसको, अगर उसको कोई वेट कैरी करना होता है, मान लो पर्स या फिर कुछ साइड में वेट लेना है उसको, तो वो किस साइड कैरी करे उस वेट को, अपने लेफ्ट हैंड में कैरी करे या अपने राइट हैंड में कैरी करे अगर राइट हिप इफेक्टेड है तो।
तो करेक्ट, राइट हिप में उसको कैरी करना है, ठीक है। राइट हिप में क्यों कैरी करना है, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं, इधर बना देते हैं। ये हमारा हिप जॉइंट है, ये नीचे FBW लग रहा था, इधर अबडक्टर का फोर्स है। अब अगर इधर पकड़ेगा, वो इधर पकड़ेगा और एक में वो इधर पकड़ेगा, तो दोनों में वेट तो नीचे ही लग रहा है, ग्रेविटी का वेट बराबर लगेगा ग्रेविटी का नीचे, ठीक है। तो ये दोनों, चाहे वो दोनों तरफ पकड़े, बॉडी वेट में कम एग्जैक्ट ही होगा। जैसे अब कम नहीं, सॉरी, बढ़ेगा। जैसे केन में हम वेट डालने से बॉडी वेट का थोड़ा वजन कम हो गया था, वैसे ही अब हम वेट ऐड कर रहे हैं, हम अपने हाथ में और वजन ले रहे हैं, तो बॉडी वेट का वजन बढ़ जाएगा। चाहे मैं इस साइड पकड़ूं चाहे मैं उस साइड पकड़ूं, वजन बराबर बढ़ेगा। लेकिन जो डिस्टेंस है, अब ये हिप जॉइंट से इतना दूर है और ये हिप जॉइंट से इतना पास है, तो अब जब ये इस बॉडी वेट में ऐड होएगा, तो जो मूवमेंट आर्म होगा वो थोड़ा इतना बड़ा होगा, और इधर जो मूवमेंट आर्म होगा, जब बॉडी वेट इधर ऐड होके आया है, तो वो थोड़ा सा और पास आ जाएगा, ठीक है। सेंटर से इधर चला गया इसमें, और इसमें सेंटर से उधर चला गया। तो अब जो टॉर्क लगेगा हिप जॉइंट में वो कम लगेगा अगर मैं राइट साइड पकड़ूंगा, क्योंकि अब मेरा बॉडी वेट थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि वजन इस साइड आ गया है थोड़ा सा। तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक अच्छे से देखना पड़ेगा दोबारा। अगर फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। होप आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और अगर आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है और या फिर आपको किसी और को समझाना है, तो आपको वो करेक्शन करनी पड़ेगी जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था। मैंने बोला था कि इन सारे फोर्सेस को आपको न्यूटन में लिखना है। मैंने अभी हर जगह वेट इसलिए डाला था ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो फोर्स को फोर्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमने हर जगह मास 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 लिखा है, हमें एक्सेलरेशन भी लिखनी है उसकी। तो मैंने सोचा मैं वो खुद एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में ये करना ना भूलें, इसको फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना ना भूलें। और इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि मैं इसको मिटाना भूल गया था, तो मैंने वो मिटा दिया है। ये केन इससे जुड़ा हुआ नहीं है, केन पेल्विस से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि केन अगर पेल्विस से जुड़ा हुआ नहीं है तो फोर्स कैसे, अपना टॉर्क कैसे ट्रांसमिट कर रहा है वो दूसरे हिप जॉइंट में, तो वो थ्रू फोर्स ऑफ लैट्स कर रहा है। तो हम इसकी जगह ये वाला टॉर्क लिया था हमने, ठीक है, और आगे सॉल्व कर दिया था। तो मैं सारे फोर्सेस को न्यूटन में कर देता हूँ, आप यही सेम चीज़ अपने एग्जाम में कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो, हमने हर जगह जो भी मैंने ब्लू के अंदर मार्क किया है वो अबडक्टर का फोर्स है। तो इधर अबडक्टर का फोर्स 0 था, इधर अबडक्टर का फोर्स ये है, इधर अबडक्टर का फोर्स ये है, और इधर ये है। जो जॉइंट कंप्रेशन हमने सबका निकाला था वो मैंने ग्रीन में मार्क कर दिया, तो इधर ये है, इधर ये है, ठीक है। ग्रीन में सारे जॉइंट कंप्रेशन के फोर्सेज हैं, और ये रेड में है जो हमने एग्जाम्पल लिया था 60 kg के इंसान का, जिसका हमने सारा कुछ निकाला है। तो बस आपको क्या करना है, अब हर जगह जो भी फोर्सेस आपने लिखे हैं ना, ये जो फोर्स आपने लिखा है कि इतने टाइम्स ऑफ वेट होगा, तो उसमें बस 10 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी, ग्रेविटी की लग रही है, तो ग्रेविटी 9.8 की जगह हम 10 ले रहे हैं, ठीक है, 10 ले रहे हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो इसीलिए हमने वेट लिया था हर जगह कि कितना परसेंट बॉडी वेट लग रहा है, बस उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है हर जगह, ठीक है। तो इधर ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इंटू, और ये जो आंसर आएगा अब हमारा, ठीक है, ये आएगा 200 न्यूटन, ठीक है। 200 न्यूटन फोर्स होगा। लेकिन अगर आपको अब वेट लिखना है तो आप यही लिखोगे कि इतना केजी ऑफ वेट उसके जॉइंट पे लग रहा है, या फिर इतना न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है, इतना न्यूटन ऑफ फोर्स उसके जॉइंट में लग रहा है। सेम आप यूनिलेटरल में करोगे, यूनिलेटरल में आपने ये फोर्स लिखा था, इसको इंटू 10 कर दोगे, बस इंटू 10 हो गए। यहाँ पे भी इंटू 10 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे थे, तो दोनों में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ बाहर 10 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, और ये फिर 1500 न्यूटन हो जाएगा, और 1500 kg में लिखाने दो, तो ये हो जाएगा 1500 न्यूटन।
और इसी को अगर हमें केजी के फॉर्म में बताना है कितना केजी जॉइंट कंप्रेशन लग रहा है, तो इतना केजी लग रहा है, लेकिन जो फोर्स होगा वो 1500 न्यूटन का, वो 1500 न्यूटन का होगा। डन। 870 न्यूटन का फोर्स लगेगा जॉइंट पे, और वो केजी में लिखना है तो 87 केजी लगेगा। सो बस इतना ही था। मेरे को बस ये कंफर्म करना था कि आप ये जो मैंने बोला है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है हर जगह, वो भूल ना जाओ। तो हर जगह 10 से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स है वो न्यूटन में लिखना है आपको, और फिर आप उसको भले ही केजी में बता सकते हो कि इतना केजी कंप्रेशन लग रहा है। मेरे को पहले शुरू में कैलकुलेशन सीधी रखनी थी और आपको बस कंसेप्ट समझाना था कि लग कैसे रहा है ये फोर्स इस पे, ठीक है। और कितना केजी, अब बॉडी वेट के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे थे सब कुछ। तो अगर एक 60 केजी का हमने पर्सन लिया था तो हमने उसके हिसाब से बताया था कि इतना केजी का कंप्रेशन लग रहा है, लेकिन हमने हर जगह फोर्स लिया है तो फोर्स लिखना है आपको।